रात का अंधेरा, चमकती हुई कंप्यूटर स्क्रीन्स और सात समुंदर पार बैठे कुछ मासूम लोग जो अनजाने में एक बहुत बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उस डिजिटल छलावा और इंटरनेशनल साइबर क्राइम की डार्क दुनिया को बेनकाब करने वाले हैं जिसने हमारी आईटी कैपिटल बेंगलुरु को अपना अड्डा बना लिया था। ये कोई आम चोरी चकारी नहीं थी, ये था क्विक बुक्स सिंडिकेट। एक ऐसी सच्ची घटना जो आपको किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगेगी, जहां सिर्फ कोड और कॉल स्क्रिप्ट्स के जरिए लाखों करोड़ों का खेल खेला गया। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बिल्कुल आम दिन की शुरुआत हो रही है, लेकिन बेंगलुरु की सड़कों पर कर्नाटका स्टेट साइबर कमांड और स्पेशल साइबर सेल की गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 अलग-अलग ठिकानों पर एक ही वक्त में बिल्कुल स्वॉट स्टाइल में छापेमारी होती है। दरवाजे तोड़े जाते हैं और अचानक उन फर्जी कॉल सेंटर्स पर रोशनी पड़ती है जो अब तक अंधेरे में बैठकर अपना काम कर रहे थे। एक पल के लिए सोचिए उस मंजर को। सालों से चल रहा एक मैसिव फ्रॉड अचानक कानून के सामने बेपर्दा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे खेल के पीछे आखिर मास्टरमाइंड्स कौन थे? इन स्क्रीन्स के पीछे किसका दिमाग चल रहा था? आइए इन अपराधियों पर नजर डालते हैं। यहाँ 2 मुख्य नाम सामने आते हैं। पहला प्रशांत, जो दिल्ली से है, और दूसरा आकाश, जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। अब जरा गौर कीजिए, उत्तर भारत के 2 बिल्कुल अलग हिस्सों से आने वाले ये दोनों लोग हजारों किलोमीटर दूर बेंगलुरु में मिलते हैं। उनका मकसद कोई आम आईटी की नौकरी करना या स्टार्टअप खोलना नहीं था। उन्होंने मिलकर एक इंटरनेशनल स्टार का ठगी का जाल बुना। ये सच में हैरान करने वाली बात है ना, कि कैसे अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग एक इतने सोफिस्टिकेटेड क्राइम सिंडिकेट को अंजाम देने के लिए साथ आ गए। उन्होंने अपनी टेक और कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा जुर्म किया जिसकी गूंज यहां से सीधे अमेरिका तक सुनाई दी। तो आखिर इन मास्टरमाइंड्स ने ये जाल बिछाया कैसे? चलिए इस फर्जी ट्रैप और इस धोखे के असली चेहरे को समझते हैं। और ये बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि धोखा एक्चुअल में कैसे दिया गया। एक तरफ हमारे पास है अमेरिका का एक बेहद भरोसेमंद और पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्विक बुक्स, और दूसरी तरफ है इन ठगों का बनाया हुआ धोखे का असली चेहरा सर्कल स्क्वायर एलएलसी। इन लोगों ने क्या किया कि अपने इस फर्जी ऑपरेशन को सर्कल स्क्वायर एलएलसी नाम की एक शेल कंपनी के पीछे छुपा लिया। सोचिए, जब ये विक्टिम्स से कॉल पर बात करते थे तो सब कुछ बिल्कुल सही और प्रोफेशनल लगता था। उन्होंने इस विश्वसनीय सॉफ्टवेयर का चोला पहन रखा था ताकि किसी को शक की एक बूंद भी ना हो कि इस प्रोफेशनल आवाज के पीछे कितनी भयानक लूट चल रही है। इस पूरे क्राइम की एनाटॉमी को समझना सच में बहुत जरूरी है। इस खेल को प्राइमरीली 3 स्टेप्स में अंजाम दिया जाता था। पहला स्टेप, इन अपराधियों ने बिल्कुल यूएस ऑफिशियल्स जैसे साउंड करने वाले फेक नेम्स अपनाए ताकि आवाज और नाम सुनकर ही सामने वाले का भरोसा जीता जा सके। दूसरा स्टेप, मासूम लोगों को कॉल करके उन्हें फर्जी टैक्स एडवाइस, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग और रिन्यूअल सर्विसेज ऑफर करना। और फिर आता है तीसरा और सबसे घातक स्टेप, इस भरोसे का पूरा फायदा उठाकर नकली लाइसेंस कीज बेचना और विक्टिम्स के अकाउंट से मोटी रकम निकाल लेना। एक बिल्कुल सटीक, कैलकुलेटेड और बेहद खतरनाक तरीका। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारा पैसा आखिर गया कहां, और इन लोगों ने इसे अथॉरिटीज की नजरों से बचाया कैसे। यहीं पर शेल कंपनी का कॉन्सेप्ट एंट्री मारता है। बेसिकली शेल कंपनी एक ऐसी कॉर्पोरेट एंटिटी होती है जिसका कोई एक्टिव बिजनेस या फिजिकल ऑफिस नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, फर्जी तरीके से कमाए गए पैसे को छुपाना और सिस्टम में घुमाकर उसे लॉन्डर करना। सर्कल स्क्वायर एलएलसी बिल्कुल यही काम कर रही थी। इन जटिल फाइनेंशियल ट्रिक्स के जरिए काला धन सफेद किया जा रहा था। अगर देखा जाए तो ये इस पूरे थ्रिलर का सबसे चतुर हिस्सा था। लेकिन फिर आता है कहानी में सबसे बड़ा मोड़, छापेमारी। चलिए देखते हैं कि वहां से आखिर क्या-क्या सबूत बरामद हुए। इस एविडेंस लॉग को देखना बिल्कुल किसी साइबर क्राइम थ्रिलर नॉवल के पन्ने पलटने जैसा है। वहां से जब्त किए गए हार्डवेयर का पैमाना देखिए, 44 सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, 9 सीपीयूज, 2 लैपटॉप्स और 2 मोबाइल फोन्स। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डब्बे नहीं थे, ये इस क्राइम के डिजिटल हथियार थे। लेकिन जो सबसे बड़ा सबूत था, जो उनकी शातिर मानसिकता को बिल्कुल बेपर्दा कर देता है, वो थे वहां मिले प्री रिटन स्कैम स्क्रिप्ट्स। जी हां, उन्होंने विक्टिम्स के हर सवाल, हर डर और हर जवाब को हैंडल करने के लिए पहले से लाइंस लिख रखी थीं। ये साफ दिखाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोचे समझे मनोवैज्ञानिक छल का हिस्सा था। अपराधी तो पकड़े गए, लेकिन उस डिजिटल खजाने का क्या हुआ जो उन्होंने लूटा था? आइए इस मनी ट्रेल की तरफ चलते हैं। आखिर वो चुराया गया पैसा गया कहां?
इस सवाल के पीछे एक लंबा सन्नाटा है। हजारों और शायद लाखों डॉलर्स बस हवा में गायब हैं। बैंक अकाउंट्स का एक ऐसा जटिल जाल और लिक्विडेटेड फंड्स की ऐसी भूल भुलैया बनाई गई है जिसे सुलझाने में आज इन्वेस्टिगेटर्स दिन रात एक कर रहे हैं। वो दौलत फिजिकली तो एग्जिस्ट करती नहीं, बल्कि जीरोज और वंस के रूप में किसी डिजिटल ईथर में तैर रही है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि भले ही प्रशांत और आकाश आज सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया ये अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल नेटवर्क अभी भी एक हाईली एक्टिव इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। पुलिस ग्लोबल बैंक अकाउंट्स और लिक्विडेट किए गए फंड्स की बहुत गहन जांच कर रही है। किसी एक देश की सरहदें अब इस साइबर फुटप्रिंट को रोक नहीं सकतीं, और जांच एजेंसियों को इन डिजिटल निशानों का पीछा पूरी दुनिया में करना पड़ रहा है। सच कहूं तो ये चोरी पुराने जमाने की बैंक रॉबरीज से बिल्कुल अलग है। यहां चोर मास्क पहनकर बैंक नहीं घुसते, बल्कि भोले भाले लोगों का पैसा बस एक फोन कॉल पर लूट लेते हैं। आज के इस विश्लेषण को हम एक बेहद गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ खत्म करेंगे। हार्डवेयर तो जब्त हो गया है, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट अभी भी बाकी है। हम इन साइबर सिंडिकेट्स के अदृश्य फाइनेंशियल वेब्स के आगे आखिर कितने असुरक्षित हैं, इस सवाल पर विचार करना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। साइबर क्राइम की यह अंधेरी दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है।